लेकिन अगर हम आपके कुत्ते से भी हाथ मिला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। अब अगर स्टेट हेड अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है तो वहाँ की मुझे दया आती है कि वहाँ के तत्कालीन डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी का क्या हाल रहा होगा। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, तब जी हाँ, मुख्यमंत्री थे वो। जी हाँ, नेट पर है तमाम चीज़ें, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो नेट पे नहीं है। आप इसको देखें, वो एक बददुआ धब्बा था यूपी पे, तो वो मजबूरी तो नहीं थे, एक कमजोरी थे, एक ताकत थे। क्योंकि मजबूरी तो वो होता है जब हमें कोई कंपल्शन हो। कंपल्शन नहीं था, हमारी अनिवार्यता थी कि कमाऊ पूत है, हमारे लिए सीटें भी निकालेगा, धन बल भी है, बाहुबल भी है, राजनीतिक बल भी है और हमारा एक फेस भी है। तो हमारा जब एक फेस बन रहा है, और आप इसको भी देखें कि फूलपुर जहाँ पे पंडित नेहरू और विश्वनाथ प्रताप सिंह लड़ते थे, वहाँ पर ये भी लड़ा और अच्छे खासे उसके वोट भी आए। जब पहली बार जीता फूलपुर से शायद 2004 में, तो पंडित नेहरू से ज़्यादा वोट आए। पंडित नेहरू के आए थे 62,000, इनके आए थे 64,000। तो आप समझ सकते हैं कि इसने अपने को कितना सॉलिड बना लिया था। और प्रॉपर्टी की तो बात ये समझ लीजिए, आप इलाहाबाद गए हैं कभी? जी। तो सिविल लाइन्स में आपने देखा होगा पैलेस थिएटर है पारसियों का, अंग्रेज़ों के ज़माने से क्या एरिस्टोक्रेटिक, और उसमें सोफे गद्देदार और लिवरीड वेटर्स ला करके ब्लैक कॉफ़ी और जैसी कॉफ़ी, कैपुचिनो आप चाहें, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। स्मोकिंग रूम बगल में था, पियानो दूसरा पेशियों में था, फिर होटल फिनारो था इसी पारसी फैमिली का। इनकी नज़र पड़ गई कि असली माल तो यही है और लेना शुरू कर दिया। अब बेचारे पारसी तो पीस लविंग लोग होते हैं, उन्होंने फिर शिकायत की। ये फैमिली शायद रिलेटेड थी माननीय फिरोज गांधी जी से, तो उन्होंने सोनिया जी ने फ़ोन किया, तब जाकर के उनकी पारसी बाबा की जान बची, वरना जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो हमारी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इलाहाबाद तो अच्छा शहर है लेकिन माल असली लखनऊ में है। तो लखनऊ आज जो जितने भी आपके जो चिकन के व्यापारी थे, बहुत प्रतिष्ठित फैमिली थी, रस्तोगी, टंडन्स, जाके उनको धमकाना शुरू कर दिया। उनका सीसीटीवी वगैरह तुम्हें काम नहीं आएगा, जब मर जाओगे तो सीसीटीवी में ही तुम्हारी लाश की फ़ोटो आएगी, और ज़बरदस्ती लिखा लिया। फिर उन लोगों ने खैर बरता क्या ना करता, जो हुआ उसके बाद ये हजरत उनका माल तो असली नोएडा में है जहां आप बैठे हैं। ये सब तो गांव के लेवल का काम है। इलाहाबाद, लखनऊ, नोएडा सीईओ का किस्सा है कि उनके घर में चले गए थे। उनके घर में सेक्टर 15A में गए, गमले उठा के फेंक दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, बूढ़ी माँ के साथ अभद्रता की, और तत्कालीन सीईओ की लाचारी तो देखें, एफआईआर नहीं लिखा पाए। तो ये तो मजबूरी थी, और जिस तरीके का वातावरण था वो आपके सामने किसी से छुपा नहीं। और जब तक कि एक तरीके से पूरी तरीके से पूरा समर्थन, सहयोग, खाद पानी माफियाओं को न मिल रहा हो तो इतना फल फूल नहीं सकता है। अब उसके बाद ये वर्तमान दौर में फिर आप आ जाइए, आपका नैनी का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इसको शियाट्स यूनिवर्सिटी कहते हैं, बहुत ही उसके बारे में तमाम आलोचनात्मक और नकारात्मक समाचार भी हैं। तो ये वीडियो इसके ऊपर भी कि वहाँ पे गए, जाके के मार कूट दिया, गिरफ्तार नहीं हुए। तो जस्टिस दिलीप भोसले नए आए थे, और जस्टिस दिलीप भोसले ने कहा भाई ये हो रहा है तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो उन्होंने गिरफ्तार करा करके इनको भेजा जेल में जा करके। तो इन्होंने मोहित जायसवाल जो व्यापारी था उसको बुलवा करके जो कुटाई की देवरिया जेल में। तो ये बात पड़ी, जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कराया देवरिया से साबरमती। वहाँ साबरमती चले गए, लेकिन अपनी आदतों से ये बाज नहीं आया। फिर उसके बाद जितनी बातें होती हैं, कानपुर में जब ये नामांकन भरने गए थे तो आप पता लगा लीजिए ज़रा कितनी गाड़ियाँ गई थी, सैकड़ों की तादाद में। और कानपुर में वो ट्रैफिक जैम को हटवाने में मुनीश जी, मैं समझता हूँ कि 1 दिन से ऊपर लगा। मैं एसएसपी कानपुर रहा हूँ, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और वाकई वहाँ पर कितनी दुर्व्यवस्था थी और रही होगी। और जा कर के खुलेआम जिसको थप्पड़ मार दे। एक डीजी साहब ट्रैवल कर रहे थे हवाई जहाज़ से, उसी हवाई जहाज़ में आगे ये भी बैठे थे। तो जैसे होता है कि उनके आगे कोई बहुत ही सीनियर सिटीजन बगल में थे, उनको सामान अपना कैबिन में निकालने में दिक्कत हुई, तो आओ देखा ना था 5-6 जिसको कहते हैं थप्पड़ रसीद कर दिए सीनियर सिटीजन के, वो वहीं बैठ गए। मतलब इतना क्रूर किस्म का ये आदमी था। धुरंधर 2 उसमें अतीक अहमद दिखाया गया है, और जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान से कनेक्शन था। आप चूंकि यूपी पुलिस के डीजीपी रहे, आपने वो दौर देखा है, क्या वाकई ऐसा कुछ था? आप अगर याद करें कि एक लड़का पैदा होता है 1962 में तत्कालीन इलाहाबाद में, और 1979 तक आके जब तक उसका बाप जो था इकबाल तांगे वाले से वो जो है स्टेशन के इर्द गिर्द जो मालगाड़ी होती थी उसका कोयला बीनता था। फिर कोयला चोरी करना शुरू किया,
और 18 की उम्र में आते आते उसने एक कत्ल भी कर दिया। और 1979 से लेकर के ये मान लीजिए जब तक मरा, उसके ऊपर 100 से ऊपर जघन्य अपराध, हत्या, जबरन धन वसूली करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रॉपर्टी पे कब्जाना, ऐसे अपराध आ गए। IS 277 उसका गैंग चार्ट आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई गैंग होता है तो उसको D39, जैसे विद्याराम गैंग, IR यानी 2 रेंजेस में हो तो IR, और जो ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होते हैं वो आते हैं IS 277 में। शाहगंज थाने में तो उसने इकबालिया बयान दिया है कि उसके संबंध न सिर्फ ISI से हैं बल्कि लश्कर तैयबा से हैं। उसने ये भी बताया था कि क्या उसको किस अभिप्राय से और क्या उसका उद्देश्य था। प्राइमरी उद्देश्य था कि ड्रोन ड्रॉपिंग के माध्यम से कि पंजाब में उसको उत्कृष्ट हथियार मिले। हथियार की उसके पास भी कमी नहीं थी। उसकी कई नेट पे आप देखिएगा 12 बोर, 315 बोर, 30 स्प्रिंगफील्ड, ऐसे तमाम हथियार उसके पास थे, महंगे हथियार जिनकी किसी की कीमत तब भी 40-50 लाख से कम नहीं थी। तो कौन से हथियार और क्यों चाहिए थे उसको? राजू पाल की हत्या करना और उमेश पाल की हत्या करने के लिए उसको चाहिए था जो हथियार मंगा AK-47। दूसरी चीज 455 पिस्टल। आप तो मुनीश जी इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, 455 आपने देखा ही होगा। उसको कहते हैं पोर्टेबल कैनन। इतनी बड़ी चीज आती है और उसका कारतूस राइफल के बराबर होता है। घुटने में भी अगर मुनीश जी लग जाए तो व्यक्ति बचेगा नहीं, बिल्कुल फाड़ देगा और सारी जो आपकी आर्टरीज और वेन्स वहाँ की वो निकल जाएगी। जब तक अस्पताल जाएगा हेमरेज से मौत हो जाएगी। RDX और नकली करेंसी, इनकी ड्रॉपिंग्स, और वहाँ 2 कुख्यात अपराधी थे पंजाब के, रॉकी और डिम्पी, वो ये माल उठा करके, जिसको आप पहले स्लीपर सेल कहते थे, वो स्लीपर सेल कभी नहीं रहे, वो एक्टिव सेल थे। इस तरीके का काम उन्होंने मुख्तार के लिए भी किया। मुख्तार के तो गैंग में इन दोनों का नाम था, रॉकी और डिम्पी, और ये इनको लेकर के इनके हथियार यहाँ आ गए। और जब इनके घर की तलाशी हुई तो आपको मालूम है कहाँ के कारतूस मिले मुनीश जी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड मेड इन पाकिस्तान। अतीक जहाँ रहता था इलाहाबाद में, उसके घर के 5 किलोमीटर की परिधि में इतनी बंदूक की दुकानें थीं, वो जहाँ चाहता तो ले लेता, लेकिन ठसक पाकिस्तान का हमें कारतूस चाहिए, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान चाहिए। उसका एक अलग लुत्फ होता है कि उससे शिकार खेलना, उसका अलग लुत्फ होता है कि मेड इन पाकिस्तान कारतूस से हम हत्या जब करेंगे, एक ईगो संतुष्ट होता होगा। अब बात आप आ जाइए नकली नोट के बारे में। नकली नोट एक इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट था कि भारत की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए तो उसके 4-5 बहुत लंबे चौड़े पिलर थे। अतीक से शुरू कीजिए, गाजीपुर जाइए, मुख्तार अंसारी, बिहार जाइए, आपके शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन। इसमें तो खैर अब क्या कहा, जब बिहार की बात हम पहले यूपी की ही बात कर लें। आप क्या समझते हैं कि हज़ारों करोड़ ISI के दम यहाँ कर दे? तो उसका एक प्लान बना था जो 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, और पूरा यूपी नेपाल बॉर्डर 771 किलोमीटर। तो धुरंधर 2 में जो दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है। और उनकी कमर ऐसी टूटी, मैंने देखा नहीं सुना कि 2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि इतना बड़ा आघात लगा था मुनीश जी कि भिखमंगा क्या नहाए क्या निचोड़े। और उनका कि अब तो मरने के अलावा 72 हूरों के पास जाने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं, तो उन्होंने वही कर लिया। अच्छा, आप जब DGP बने उत्तर प्रदेश के, उस समय ये एक माफिया नहीं एक सिस्टम था, तो आपको क्या क्या मतलब क्या उस समय आपको चुनौतियां पेश आई होंगी? और जिस तरीके से ये पुलिस वालों को बंधक बना लेना, पुलिस वालों का टॉर्चर करना, एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि कोई पुलिस वाला गया था संबंध लगाने के लिए, तो क्या उसको वो मार के किस्सा उसका थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। उस सिस्टम में आपको क्या क्या उस समय परेशानियां पेश आई होंगी? गीदड़ की मौत आती है, शहर की तरफ भागता है। मेरे चार्ज देने के 5-6 दिन के अंदर ही अशरफ ने, शायद इनको कोई चीज़ कंपल्शन इनके रहे होंगे, बच्चियों का अनाथालय था, यतीम खाना था, उस पर इनको कब्जा करना था इलाहाबाद में। तो अशरफ ने क्या किया कि उस यतीम खाने की दीवार गिरा करके बच्चियों का गैंग रेप करके, तो ये बात बड़ी सनसनीखेज थी। तो ये टेस्ट केस था हम लोगों के लिए, हमारे लिए खास तौर पे, कि आपका क्या एटीट्यूड रहेगा। आप भी कहेंगे भैया सोच समझ के करना चाहिए था, अब मेरे रहते हुए अशरफ भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मुझे चूँकि जीवन ने कभी समझौता किया नहीं है, तो मुनीश जी ने कहा कि जितने भी आपके तर्कस में तीर हैं, आप NSA से शुरुआत कीजिए। NSA, गैंगस्टर एक्ट, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और IPC की तमाम धाराओं में इतना इनको रौंद दीजिए कि ये अब ताज़िंदगी इनका जो है दफन वफन की कार्रवाई अब इनकी सलाह के पीछे ही हो। ये मौका इन्होंने खुद ही हमें दे दिया खिदमत का।
इतना करना था कि बिल्कुल मान लीजिए बुलडोज़र सब चल गए सारी, मतलब इनको उम्मीद थी कि बुलडोज़र चलेगा, और वो भी 2007 में, अब चल रहा तो बात अलग है, लेकिन बुलडोज़र तब चल गया, वो एक ऐतिहासिक एक गतिविधि थी। अब शाइस्ता परवीन, इनकी जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने टाइम मांगा कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कल 10 बजे सुबह दफ्तर में तशरीफ़ लाइए। तो शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को, इतना बड़ा रहा होगा 4 या 5 साल का, उसको लेकर के आई। तो जैसे जितना बड़ा आपका ये है, तो हमने कहा कि बेटा तुम जब वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट और बच्चों के कॉमिक्स किताबें मंगाता हूँ, तुमको पढ़ो। क्योंकि जो हमारी बात शाइस्ता से होनी थी वो ऐसी नहीं थी कि बच्चा उसको सुने तो उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था जी। शाइस्ता से बातचीत हुई। शाइस्ता ने कहा कि आप मेरे बुज़ुर्ग हैं और मैं चाहती हूँ, मेरी एक गुजारिश है कि मैं बेवा नहीं बनना चाहती। हमने कहा कौन चाहेगा बेवा होने, सब चाहेंगे कि आप आबाद रहें, खुशहाल रहें, अमन व अमान रहे। लेकिन मेरे चाहने से बेगम साहिबा कुछ नहीं होता है। मेरा एक बहुत आसान और मुफीद मशवरा है, जाके अपने शौहर से गुजारिश कर लीजिएगा कि जब तक मैं हूँ मुझे खिदमत का मौका न देंगे, वरना मैं उधार नहीं रखता। इन्होंने मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा ऐसी सेवा होगी कि आप अपने नाती पोतों को बताएंगे ऐसी सेवा हो गई। तो मुझे मेरी गुजारिश यही कि खिदमत का मौका न देगा। तो समझ गई बात को। मुझे बताया जाता कि शायद खुद भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, तो उनको मालूम हो गया होगा, बता दिया होगा कि क्या क्या हो सकता है। समझ बात आ गई। फिर बेटे को मैंने कहा कि बेटा ये इनकी तरबियत और इनकी तालीम पे गौर कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। लेकिन कहाँ होने वाला था। आप असद की बात कर रहे हैं जिनका इनकाउंटर हो गया था जी। तब इतना बड़ा बच्चा था वो। तो उसके पहले भी आप देखें, जब टीनेजर था 12 साल का, तो काला पठान सूट पहन के किसी शादी में AK-47 बर्स्ट फायर कर रहा था। और बाप ने किसी से कहा भी था, देखो हमें अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाना है, उनको मुझे अपनी तरह बनाना है। तो जब पहले ही आपने कमर कस ली कि हमको अपने बच्चों को क्या बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत फिर उनको महफूज नहीं रख सकता है। अभी शाइस्ता की बात चूँकि कर रहे हैं आप, अतीक अहमद की जो बीवी हैं, अभी काफ़ी समय से STF पुलिस तलाश रही है, तो आपको क्या लगता है कहाँ हो सकती हैं, क्योंकि आप तो DGP रहे हैं? आप कायदे से अगर पता लगाना चाहें तो आप पता लगा सकते हैं उसको। अच्छा छोड़ दीजिए उस चीज़ को, लेकिन आप वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा विल है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप अतीक की माली हालात को क्या समझते हैं? 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तो सरकार ने जब्त कर ली है और उस पर गरीबों के मकान बना करके बंटवा दिए हैं। इससे 10 गुनी ज़्यादा प्रॉपर्टी और होगी, और शाइस्ता उसकी वाहिद मालिक है। बात शाइस्ता की नहीं है, बात उसकी है कि आखिर वो 15-20 हज़ार करोड़ की संपत्ति, बड़ा मॉडर्न एस्टिमेट बता रहा हूँ, उसके मालिकाना हक गुड्डू बम्बास के पास है, उसके किसके पास है, उन तमाम चीज़ों के अगर आप देखें तो आप जो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो अब कहाँ हो सकती है शाइस्ता? दुबई ना, बांग्लादेश ना, थाईलैंड ना, म्यांमार ना, तो हो कहाँ सकती है? पाकिस्तान मुझे लगता है आप कहने वाले। हाँ, चेहरा बदल के प्लास्टिक से नहीं, दूसरा भी ऑप्शन है। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया था, अपना पूरा हुलिया बदल करके नई आइडेंटिटी ले करके नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि शाइस्ता भी हो या इसकी मुख्तार की बीवी हो, इनको ये मालूम है, हालांकि महिलाएं हैं, इनका शायद मुठभेड़ वगैरह तो ना हो, लेकिन अंजाम ठीक नहीं। इनको मालूम है कि अंतिम संस्कार इनका भी दफन वगैरह सलाह के पीछे ही होगा। तो विकल्प दो है कि थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी चेंज करा करके पाकिस्तान जाके, या बांग्लादेश तो नहीं, पाकिस्तान जा करके एक नई ज़िंदगी, और पूरा प्रोजेक्ट जो है मुश्किल से 10 करोड़ का इनके लिए होगा। पुलिस वालों का जिस तरीके से टॉर्चर करता था अतीक अहमद, कुछ किस्से आपसे भी जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिल जाता है, जिस तरीके से उनका भी अंत हुआ, तो क्या कुछ किस्से थे, किस तरीके से एक पुलिस वाला जो उनके पास कभी गया कि आपको थाने चलना है, पूरा किस्सा जी शुरुआत में यही बताते थे कि जब नया इसने राजनीति और हत्या करके, तो उसके बाद सबसे पहले तो उसने क्या था कि इस्लाम अहमद का कत्ल उसने किया था, मोहम्मद इस्लाम 1978। फिर चांद बाबा का कत्ल किया था अपने गुरु का, जब ये 19 इसका इलेक्शन शुरू हो गया, इलाहाबाद पश्चिम का, काउंटिंग के 2 दिन पहले इसने इनका कत्ल कर दिया। फिर पुलिस वाले की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ सम्मान लेने गया था, तो सम्मान लेने गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ गद्दी पे आकर के तुम लोग यहाँ पर सम्मान लेके आया।
बस उसको भी टॉर्चर चेमे लेगा कि उसकी खाल खरोच खरोच करके चौराहे लोथड़ा फिकवा दिया और कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया कि ये लोथड़ा पड़ा, जाके ले जाओ और दोबारा हिम्मत मत करना यहाँ आने की।